नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा एनसीईआरटी की क्लासें आपकी काफी समय से स्टॉप थी। आज दोबारा प्रारंभ करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 की क्लासों से शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक से आज हम शुरुआत करेंगे। कहां से? कक्षा 7 तक मैंने पिछली क्लासों में आपको कंप्लीट करवा दिया था। कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक हम वापस प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग वापस जो एनसीईआरटी की बुक के जो नोट्स थे आपके, उसको बनाते चलिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम में आने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले की तरह कि मैंने सामान्य श्रेणी बताया करता था आपको पहले कि इन टॉपिकों पर हम वार्तालाप करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है जिस पर हम मुगल साम्राज्य के पतन 18वीं शताब्दी का भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एनसीईआरटी बुक है, ध्यान रखिएगा, पूरी डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूं केवल, है ना। इसके बाद में देखिएगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में तीसरा टॉपिक है आपका जिसमें आधुनिक भारत चलेगा। आप लोग लिखिएगा, नहीं फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखिएगा मुगल साम्राज्य का पतन एवं 18वीं शताब्दी का भारत। इसके बाद में दूसरा टॉपिक लिखिएगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद में तीसरा टॉपिक लिखिएगा आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन एवं समाज सुधारक हुए हैं। और इसके बाद में चौथा जो आपका है उसमें पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का शासन वो प्रभाव। इसके बाद में अगला लेसन है आपका पांचवा लेसन, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। इसके बाद में छठी क्लास में हम पढ़ेंगे, यानी कि छठा पार्ट में हम पढ़ेंगे, यानी कि छठा नंबर का जो लेसन है उसमें पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत और तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। इसके बाद में सातवीं क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की कला और विकास के बारे में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 की क्लास में आपके जो है यानी कि 7 लेसन है और 7 लेसन पर हम काम करेंगे इतिहास की क्लास के तहत। ठीक है, तो देखिएगा अभी इतिहास की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं और इतिहास ही पढ़ रहे हैं अभी ना। तो इसके 7 टॉपिक जो है यानी कि 7 लेसन है, इसके 7 टॉपिक नहीं है, लेसन है। टॉपिक तो पता नहीं 7 के अंदर कितने निकल कर आते हैं, क्योंकि मेंस में जैसे अपन आंसर राइटिंग करते हैं उसके लिए बहुत यूजफुल होती है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, चलिएगा अब ये इन टॉपिकों पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला लेसन आज हम शुरुआत करेंगे। तो पहले लेसन के अंदर बेटा हम समझेंगे आज कि मुगल साम्राज्य का पतन, किसके बारे में चर्चा करेंगे? मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में। और मुगल साम्राज्य के पतन टॉपिक डाल लीजिएगा अब, मुगल साम्राज्य का पतन। और मुगल साम्राज्य के पतन के तहत हम समझेंगे और 18वीं शताब्दी का भारत। और इसके बाद में क्या करेंगे, 18वीं शताब्दी का जो भारत है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। 18वीं शताब्दी का भारत। अब एक बात समझ लेना, देखो एनसीईआरटी इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए, क्योंकि देखिएगा यहां से आपको एक ही टॉपिक समझ में आना होगा। यहां पर और यानी कि एंड शब्द लगा हुआ है, इसमें मुगल साम्राज्य का पतन, इधर की तरफ 18वीं शताब्दी का भारत की बात कर रहा है। लेकिन आप यहां से एक स्पष्ट शब्द समझ पाएंगे कि देखो हम जैसे इतिहास पढ़ते हैं, आज तक हमने इतिहास पढ़ा, इतिहास इसलिए समझ में नहीं आया आज तक हमारे, क्योंकि हमने कभी उसको सन यानी कि जो शताब्दी होती है उसको लेकर नहीं पढ़ा। अगर शताब्दी याद रख लिया तो फिर हम वंशज भूल गए, और अगर हमने वंश पढ़े तो हम भारत को भूल गए, और फिर हम अगर भारत को भूल गए तो फिर हम एक चीज भूल जाते हैं, क्योंकि हम आधुनिक भारत की नजर से इतिहास को पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसमें कई सारे रीजंस निकल कर आते हैं। अब ये एनसीईआरटी बुक का एक लेवल होता है, और एनसीईआरटी बुक का एक फायदा होता है सबसे बड़ा, वो होता है क्रमबद्ध तरीके से। पहला अध्ययन होता है कि क्रमबद्धता, यानी कि क्रमबद्धता बहुत अच्छी होती है इसमें, और अन्य बुकों में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप में क्वालिटी है तो आप एनसीईआरटी बुक में से क्रमबद्धता ढूंढ सकते हैं। क्रमबद्धता यानी कि लगातार क्रमों के अंदर जो है सुव्यवस्थित चीजें आपको मिलेगी, लेकिन वो आपको ढूंढना है, वो आपका प्रयास रहेगा। ठीक है, दूसरा फायदा इसका ये होता है क्योंकि एक ही टॉपिक का अर्थ जो है यानी कि एक ही टॉपिक को लेकर हम क्या करते हैं, यानी कि जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स पर हम क्या करते हैं, एक टॉपिक को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन उसका मानी दूसरा भी यही होता है। अब आप एक बात समझेंगे यहाँ पर, अब इसका मानी यानी कि इस टॉपिक वाला मैटर से क्या मतलब है, तो आप समझेंगे 18वीं शताब्दी का भारत, यानी कि किसका? मुगलों का अंतिम समय। मुगलों का कौन सा? यानी कि मुगलों का अंतिम समय की बात कर रहा हूं मैं। और इधर भी टॉपिक क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन।
यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, कहने का मतलब 17वीं शताब्दी तक ही मुगलों ने शासन किया है। तो फिर 18वीं शताब्दी के भारत में मुगलों का क्या प्रभाव रहा है, तो इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। तो अब हमें इससे सीधा सीधा एक चीज का पता चल चुका है कि मुगल जो है कब के हैं, यानी कि 16वीं या 17वीं शताब्दी के हैं। मोटा मोटा एवरेज लगा सकते हैं हम, ठीक है। 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी के हैं, इन्हीं के मध्य के मुगल हैं। तो इस भारत के इतिहास को हम किसके माध्यम से पढ़ते हैं, किस इतिहास में पढ़ते हैं, आधुनिक में पढ़ते हैं या मध्यकालीन में पढ़ते हैं या प्राचीन काल में पढ़ते हैं। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि आप किस अध्ययन में, यानी कि इसका अध्ययन किस इतिहास में करते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास में करोगे या फिर आधुनिक में करोगे या प्राचीन भारत के इतिहास में आप इसका अध्ययन करोगे। समय एक बार ध्यान रखना, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, 3 शताब्दियों की बात कर रहा हूं। अगर ये फंडा आपके समझ में आ गया शताब्दियों का, तो समझ लीजिएगा इतिहास में आप पीएचडी कर सकते हैं और इतिहास में आप पीएचडी करने वाली योग्यता रखते हैं और आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इतिहास ले सकते हैं अगर आपके ये फंडा समझ में आ जाता है तो। और यही फंडा एनसीईआरटी समझाना चाहती है, लेकिन आप समझ नहीं पाए अभी तक, है ना। और हमारे टीचर्स भी नहीं समझ पाते इस चीज को, क्योंकि इसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, एक सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और परिवार में अगर झूठ बोलेंगे तो परिवार टूट जाता है। इस बात का स्पष्ट पता है आप लोगों को। मैंने पिछली क्लासें जब पढ़ाई थी तो इन चीजों को मैं भी नहीं समझ पाया था। रियल बात तो यह है कि पिछला जब मैंने इतिहास पढ़ाया था एनसीईआरटी बुक्स को, तो उस समय में इन चीजों को मैं खुद भी नहीं समझ पाया था। लेकिन उसके बाद में मैंने दिमाग लगाया कि एनसीईआरटी बुक का इतना रोल है अगर यूपीएससी में, तो कुछ तो फंडा है इसमें, कुछ तो चीजें हैं इसमें। यानी कि सारे टीचर्स एनसीईआरटी को लेकर पागल हो रखे हैं, तो कुछ तो है इसमें। पूरे टॉपर्स अगर एनसीईआरटी को कह रहे हैं तो कुछ तो है इसमें, तो कुछ तो निकालना पड़ेगा। उसके बाद में मुझे सीधा सीधा एक फंडा समझ में आया, वो एक यूपीएससी टॉपर ने वो एक इंटरव्यू में एक शब्द बोला था। यानी कि वैसे इंटरव्यू के अंदर जो है बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ये लोग अक्सर अपनी जो कमियां होती है या फिर अपनी जो अच्छी जो चीज होती है उसको नहीं बताते हैं, ये लोग छुपा लेते हैं, है ना, क्योंकि उसके बराबरी नहीं करना चाहिए कोई, इसलिए छुपा लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने गलती से जो है ये शब्द का प्रयोग किया और उस शब्द को मैंने वहीं से नोट किया और मैंने सोचा कि बिल्कुल सत्य बोला है इसने इस शब्द के बारे में, लेकिन उसके बारे में ज्यादा विशेष जोर नहीं दिया। उसने वही कहा कि अगेरा वगैरह हो सकता है। अब मैंने अगेरा वगैरह कहा उसने, उसके बाद में लास्ट में उस शब्द को बोला कि इतिहास यानी कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में आपको एक चीज ऐसी मिलती है जिसको आप क्रमबद्ध तरीके से समझ सकते हो, अगेरा वगैरह चीजें आप समझ जाएंगे, ऐसा बोला लास्ट में। तो उस शब्द में से बच्चों ने एक चीज नोट नहीं की कि ये बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि बाकी चीजें बोली वो तो सारी क्वालिटीज होती है। हमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी में 1000 क्वालिटीज पाई जाती है। वो प्रत्येक व्यक्ति का इंटरव्यू देखता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन कुछ विशेष लोगों में कुछ क्वालिटी होती है वो लोगों को नहीं बताना चाहते हैं। तो उस क्वालिटी को सीखने के लिए उनकी गलतियां पकड़नी पड़ती है, इसने गलत कहां बोला है। जहां पर व्यक्ति अगर झिझक गया है, बात को चेंज कर दिया है, वहीं समझ जाओ इसने गलती की है, और गलती की है तो गलती सत्य है, मतलब ये झूठ बोल रहा है इतनी देर से। ये हमारे सामने जो जवाब दे रहा है ये झूठ बोल रहा है। बाकी इसने जहां पर मिस्टेक, जहां से इसने बात घुमाई थी, जहां से इसने बात छोड़ी थी, वहीं पर इसने क्या किया था, गलती कर रहा है, हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। तो इस बात को पकड़ना सीखो। यानी कि कहा करते हैं ना लोग, समझते हैं ना कि धोखा वही कर देते हैं अक्सर हंसकर, चेहरा हंसकर दिखाने वाले लोग ही हमारे साथ में, तो यही होता है, ठीक है। चलिएगा अब हम बात करेंगे तो इसको समझ ही लेंगे। अब ये पूरा फंडा हमारे समझ में आ चुका है कि एनसीईआरटी का रोल क्या है। ये चीजें मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। अब ये चीज भी मेरे समझ में आ गई है कि इसको विद्यार्थियों को पढ़ाना कैसे है और इसको समझना कैसे है, ये चीज भी मेरे अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम समझेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत, यानी कि कैसा था भारत। ये भारत ऐसा ही तो था ना पहले भी, या फिर अलग था 18वीं शताब्दी में, इसके बारे में पता करना है। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या करना है, भारत के मानचित्र पर नजर डालेंगे कि भारत क्या पहले भी ऐसा ही था या भारत अलग था इस समय। सबसे पहले क्या करना है बेटा, तो देखिएगा इस भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत आपका था कैसा, यानी कि अक्सर हमारा भारत कैसा था इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या भारत वर्तमान समय में ऐसा है तो ऐसा ही भारत था क्या उस समय?
नहीं, उस समय अखंड भारत था हमारा, यानी कि इधर अफगानिस्तान से लेकर ये पाकिस्तान वाला हिस्सा और ये भी भारत के अंदर ही जुड़ा हुआ था। तो ये भारत के अंदर ही जुड़ा हुआ था। कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं अपन? ये शताब्दी है आपकी 16वीं, उसके बाद में 16वीं शताब्दी हो गई, 17वीं शताब्दी हो गई, इसके बाद में 18वीं शताब्दी हो गई। तो 18वीं शताब्दी तक तो हम लोग सब साथ थे ना, भारत पाकिस्तान था ही नहीं ना उस समय तो, क्योंकि पूरा भारत था। ठीक है, तो ये चीज तो हमारे समझ में आ गई। अभी वर्तमान समय में हमारा दिमाग में क्या चलता है? पाकिस्तान का इतिहास हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान अलग देश है। अभी दिमाग में यही चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देश अलग नहीं था उस समय। अपन को वापस अगर 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ना है तो वापस उन्हीं सदियों में हमें लौटकर जाना होगा, तब जाकर हमारे समझ में आएगा कि वो चीज थी क्या, रियलिटी क्या है उसकी। उस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वापस उसी दुनिया में जाना पड़ेगा, उसी इतिहास में हमको घुसना पड़ेगा, तब जाकर आपके समझ में आएगी कि चीज क्या है। ठीक है, चलिएगा, अब ये चीज समझ में आ गई कि भारत इस प्रकार का था हमारा। ठीक है, किस शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं? 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी, यानी कि जब अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, डचों का, इन सबका आगमन हो रहा था हमारे भारत में। उस समय जब हम गुलाम नहीं बन रहे थे, तब तो ये लोग समुद्री मार्गों से हमारे साथ में व्यापार करने के लिए आ रहे थे। उस समय हमारा भारत ऐसा था, समझ में आया? पाकिस्तान भी उस समय हमारा ही था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी हमारा ही था उस समय। चलो, ये बात आपके क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। अब इसकी कहानी क्या है, समझ में आया? 16वीं शताब्दी में डच, फ्रांसीसी जो भी आए, स्विट्जरलैंड आए, जो भी अंग्रेज अधिकारी आए, उन सारे लोगों को जब आ रहे थे तो उस समय हमारा क्षेत्र अभी जैसा नहीं था। इन लोगों ने हमें तोड़ के गए हैं, अंग्रेज लोग हमें तोड़े हैं फिर उसके बाद में। ठीक है, वो 19वीं शताब्दी में आकर हमारा भारत और पाकिस्तान की दो बातें होती है। उससे पहले कोई पाकिस्तान, कोई भारत नहीं था। वैसे संपूर्ण भारत था पहले, कोई सीमा रेखा नहीं थी इनके बीच में। ये तो 16वीं शताब्दी से अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी से पहले भी प्राचीन भारत में भी यही भारत था, लेकिन 19वीं शताब्दी में आते ही भारत का क्या हो जाते हैं? टुकड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं। और अंग्रेजों की चाल थी कि टुकड़े टुकड़े कर गए हमें, लेकिन कुछ हमारे देश की राजनीति का भी कारण है इसमें, कुछ राजनेताओं का भी हाथ है हमारे देश को विखंडित करने में। ठीक है, चलिएगा, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में जानेंगे। तो मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इसके बारे में लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा 18वीं शताब्दी के पूर्व में, 18वीं शताब्दी के पूर्व में, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले, यानी कि 1780, 90 और 100, यानी कि 1700 से नीचे वाले 1600 से बात कर रहा हूं मैं ना। ठीक है, तो देखिएगा, तो वहां तक के समय की बात कर रहे हैं, तो 1780 से बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिएगा, 18वीं शताब्दी के पूर्व में ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। 18वीं शताब्दी से पहले ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, क्योंकि 16वीं शताब्दी से ही हमारे देश में फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज ये सब लोग आ चुके थे। स्विट्जरलैंड सबके लोग आ चुके थे। इसलिए मुगलों का क्या करना, मुगलों के टुकड़े करना प्रारंभ कर दिए थे इन लोगों ने, और अपनी अपनी कॉलोनियां बसाते चले गए थे ये लोग। ठीक है, और इधर जो है मुगलों के साथ में क्या हो रहे थे, यानी कि मुगल आए थे, मुगल आने के बाद में शासन किया। उसके बाद में यहाँ पर छोटे छोटे वंश थे, आपको पता है। अभी आपके ऑप्शन, यानी सॉरी, माइंस का जो बैच चल रहा है उसके अंदर मैं आपको हर्षवर्धन पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? हर्षवर्धन, पता है ना आपको? चलिएगा, उसके बाद की कहानियां हैं, ये बहुत लंबी कहानी है इतिहास की, उसके बारे में जानेंगे अभी आप। तो देखिएगा, 18वीं शताब्दी के पूर्व में ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों का आगमन हो गया था। डच आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे, स्विट्जरलैंड से आ चुके थे हमारे देश में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, परंतु 1730 ईस्वी तक, परंतु औरंगजेब की बात है, परंतु 1730 ईस्वी तक मुगलों का प्रभाव केवल दिल्ली शहर और उसके आसपास तक ही रह गया था। यानी कि औरंगजेब के समय में 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी। उससे पहले संपूर्ण भारत पर, पाकिस्तान के एरिया, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम का भारत और पश्चिम से लेकर उत्तर का भारत और उत्तर से लेकर दक्षिण का भारत कहां, किसके कब्जे में था? मुगलों के कब्जे में था भाई, औरंगजेब के समय में।
लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी जातियां इनके साथ में समझौता कर भी शासन कर रही थी, जिनको मौका मिलते ही अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और स्वतंत्र करते ही अंग्रेजों ने उन सबको परतंत्र कर दिया। ठीक है, यही कहानी चल रही थी उस समय। इसके बाद में लिखिएगा मुगल साम्राज्य का पतन होने का मुख्य कारण निम्न बताए जाते हैं। अब कारण लिख लीजिए, अब मेंस में काम आने वाली चीज है। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण आपसे पूछे जाएंगे, तो लिख लीजिएगा कारण औरंगजेब की धार्मिक नीति। पहला कारण लिखिएगा औरंगजेब की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की कौन सी नीति? धार्मिक नीति। सबसे पहले औरंगजेब की धार्मिक नीति का प्रभाव पड़ा भारत पर। तो देखिएगा औरंगजेब यानी कि मुगलों का अंत क्यों हुआ, इसका कारण बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब लिखिएगा औरंगजेब की धार्मिक नीति, टॉपिक डालिए, इसके बाद में लिखिएगा पॉइंट डाल के नीचे से शुरुआत करिएगा। एनसीईआरटी के नोट्स बहुत सुंदर बनाया करो आप लोग, क्योंकि बहुत मजा आता है एनसीईआरटी बुक पढ़ने में। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा जब आप बाद में इसको पढ़ेंगे। लिखिएगा औरंगजेब की हिंदू, सिख, शाही मुसलमान आदि के प्रति अनादर नीति का परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुआ। औरंगजेब के द्वारा हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, ये सियाही मुस्लिम, इनके प्रति जो व्यवहार किया गया, जो कठोर व्यवहार किया गया, वो व्यवहार इसके लिए बहुत घातक साबित हुआ। इस नीति ने मुगल साम्राज्य को प्राप्त होने वाली हिंदू शासकों की सहायता को कम कर दिया। जिसके बल पर पूर्व में मुगलों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। जिसके बल पर पूर्व में यानी कि बिहार में, मगध में, पश्चिम बंगाल में और इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में जो आधिपत्य इन्होंने किया था, उसमें हिंदुओं का योगदान था मुगलों को वहां तक पहुंचाने में। तो ये बल कम होने लग गया धीरे धीरे। तो देखिएगा इसमें मैंने लिखा जिसके बल पर पूर्व में मुगलों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। इसी नीति के कारण और इसी यानी कि धार्मिक नीति के कारण जाट, सतनोमिया तथा सिखों ने भी मुगलों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जाटों ने और जो जातियां थी, प्रजातियां थी छोटी छोटी, उन्होंने, और इसी के साथ में सिख जाति ने भी क्या करना, यानी कि इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया मुगल साम्राज्य का। इसके बाद में लिखिएगा मराठाओं ने स्थानीय शक्तियों को संगठित कर विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त हुई। संगठित कर यानी कि मराठाओं ने क्या किया, स्थानीय शक्ति यानी कि छोटे छोटे राजाओं को और छोटे छोटे दरबारी जो लोग थे उनको पकड़ा और उसके बाद में उन सबको एक संगठन बनाया और उसके बाद में साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें सफलता मिल गई उनको। ठीक है, मराठाओं को। ठीक है, मराठाओं और मुगलों का बहुत लंबा संघर्ष चलता है भारत के अंदर उस समय, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें से सबसे मेन लीडर था शिवाजी, पता है आपको? देखिएगा शिवाजी ने मराठाओं में, वीर शिवाजी ने मराठाओं में राष्ट्रीय भावना इस प्रकार से जागरूक की कि मराठाओं की शक्ति का उदय यानी कि उद्भव को मुगलों के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। देखिएगा वीर शिवाजी ने जो है देश के प्रति इतना गजब लोगों में जो है जोश भरा, इतना गजब तरीके से कूट कूट के देश के प्रति प्रेम भरा कि लोगों के सामने मुगल साम्राज्य के शासकों को घुटना टेकना पड़ा। और सबसे बड़ा कारण जो है
मराठों का यानी कि मुगलों का भारत छोड़ना या फिर मुगलों को भारत से विखंडित हो जाना या फिर मुगलों का खदेड़ देना, मुगलों का पतन होने का मुख्य कारण बताया जाता है शिवाजी को, क्योंकि वीर शिवाजी ने देश के प्रति लोगों में भावना जागरूक कर दी थी। ठीक है, चलिएगा साहती में इसी के साथ में आगरा व भरतपुर, आगरा और राजस्थान का भरतपुर के इलाकों में जाटों ने भी मुगल सरकार का मानने से यानी कि अधिकार मानने से इनकार कर दिया। जाटों ने भी क्या कर दिया, भरतपुर राज्य में यानी कि भरतपुर राज्य राजस्थान का था उस समय, राज्य ही कहते थे उस समय, और आगरा के जो जाट थे उन्होंने भी क्या किया यानी कि मना कर दिया किसका, मुगल साम्राज्य के अधिकारों को मानने के लिए, उनके हुक्म मानने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी विरोध कर दिया। इनको पता चल गया कि मराठा लोग जो है अब विरोध कर चुके हैं, तो ये लोग कमजोर पड़ चुके हैं, क्योंकि मराठा इनका साथ नहीं देंगे, तो अन्य छोटे छोटे वर्ग जो है वो भी इनका साथ नहीं देंगे, तो अपन भी इनका साथ नहीं देंगे। इसके बाद में देखिएगा, आगे लिखिएगा, पंजाब में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बंद बहादुर। बंद बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्रता या स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंधु जो बहादुर था यानी कि बंधु बहादुर के नेतृत्व में क्या किया, उन्होंने सिखों ने कह दिया, पंजाब के सिखों ने, कि हम भी आजाद हैं, कोई लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं हमसे भी आकर। ठीक है, बहुत बुरा समय चल रहा था मुगल साम्राज्य का, क्योंकि मुगलों का बहुत गलत समय आ चुका था, क्योंकि इन्होंने बहुत अनीति की थी लोगों के साथ में। इसके बाद में देखिएगा, बंदा बहादुर ने जो अलग से सिक्के चलाए, बंद बहादुर ने क्या किया, अलग से अपने सिक्के चलवाए इसने, और मुगल शासकों को इतना प्रभावित किया, और मुगल शासकों को इतना प्रभावित किया कि सिखों का विद्रोह हो जाने के कारण से मुगल शासक टिक नहीं पाए। इन्होंने सिक्के प्रचलन कर दिए और मुगल शासकों के खिलाफ सिखों को इतने जबरदस्त तरीके से भड़काया कि मुगलों की हिम्मत नहीं हुई इनसे लड़ने की, इनसे संघर्ष करने की। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में लिखिएगा आगे, अगला टॉपिक है इसका सेकंड। ठीक है, इसके बाद में दूसरा टॉपिक पर्याप्त है ये तो पहला, तो इसके बाद में देखिएगा यानी कि मुगल शासकों की अयोग्यता, मुगल शासकों की अयोग्यता। मुगल शासक जो थे वो योग्यताहीन नहीं थे भाई, बाद वाले अयोग्य थे, इसलिए भी ऐसा हुआ। लिखिएगा, औरंगजेब के बाद में समस्त मुगल शासकों का निकाहों और विलास था, यानी कि शादी करने से और अय्याशी करने से ही टाइम नहीं मिला औरंगजेब के बाद में अन्य मुगलों को। तो ठीक है, उनकी अय्याशी ने उनको आकर्षण किया, लोगों को उनकी जो अय्याशी थी उनको आकर्षित किया, और ये एक अकारणीय कारण बन गया मुगलों का पतन का। इससे ये उनकी वीरता और साहसी की कमी हो गई। देखो एक चीज समझिएगा, यहां पर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, मुगल शासकों की अयोग्यता। यहां पर इस पर तीन ही चीजों पर चर्चा की गई है। पहली चीज बताया इन्होंने महिलाओं के प्रति, ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बताया अय्याशी, तीसरी चीज इन्होंने बताया अयोग्यता। अब इन तीनों शब्दों में आपको बहुत रेफरेंस लग रहा होगा, लेकिन इन तीनों शब्दों का अगर अर्थ निकालना चाहे तो आपको सेम अर्थ मिलेगा, एक ही, यानी कि इनकी क्या है, ये कमजोरी है। ये महिला यानी कि महिलाओं के साथ में क्या करना, विलास पूर्वक व्यवहार करना, यानी कि महिलाओं के साथ में इतना घुल मिल जाना, जिसको अय्याशी कहते हैं। ये अय्याशी शब्द जो है, इस अय्याशी शब्द का मतलब क्या होता है आपको पता है, यानी कि ये शब्द भी एक ही होता है। यहां पर मैंने महिलाओं का जिक्र किया, अय्याशी शब्द का जिक्र किया और अयोग्यता का जिक्र किया। अब एक बात समझ में आई होगी आपको, और मैं जो आईपीएस है
यंगेस्ट आईपीएस जिनको साबिर हुसैन उनका नाम है, उनकी एक वाक्य और उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की कहानी के अंदर वो एक चीज बताता है कि आचार्य चाणक्य से एक बार चंद्रगुप्त मौर्य जो है, कहां से, उनकी एक लड़की होती है जिससे उनका प्रेम संबंध हो जाता है, और वो कहां की थी, उनको दहेज में आपको पता है क्या मिला था, पाकिस्तान, याद है ना। तो उनसे उनका प्रेम संबंध हो जाता है और आचार्य चाणक्य जो है उनको कहते हैं कि उनसे दूर रहना होगा और त्याग करना होगा। तब चंद्रगुप्त जो है उनसे कहते हैं कि गुरु एक बात बताइए, क्या भारत का सम्राट बनने के लिए इतना त्याग करना जरूरी है? तो चाणक्य का जवाब आता है और वो कहते हैं कि अगर दुनिया में इतना त्याग नहीं करोगे तो दुनिया में हर लोग सम्राट बन जाते, आज भारत का हर सम्राट हो जाता। तो यही बात यहां पर है, क्योंकि त्याग करना पड़ता है। अगर आप राजा बन गए, आपके पास में सरकार हो गई, आप कल के दिन प्रशासनिक अधिकारी बन जाओ, ये एक सिविल सेवक के जीवन से जोड़ने वाली बात है, इसलिए मैं यहां पर स्टॉप हो गया। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि कल के दिन आपके पास में पावर आ जाए, आपके पास में पैसा आ जाए, तो आप कल के दिन कहीं अय्यासी में ना डूब जाए। समझ रहे हो ना? जिस प्रकार से अन्य अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों का कभी कभी ऐसे ऐसे न्यूज देखता हूं मैं, और कभी कभी उनका वार्तालाप और उनका वाक्य सुनते हैं तो शर्म आती है लोगों के द्वारा। जो उनके ऑफिस में, जो उनके घर में जो काम करने वाली जो महिलाएं आती है ना, उनका भी वो लोग शोषण कर देते हैं, लेकिन अधिकारी होते हैं उनको कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी घड़ी में एक ऐसा समय आता है जिस समय क्या होता है, घड़ी का सेल खत्म हो जाता है तो स्टॉप हो जाती है, यानी कि ये खुशियों की जो घड़ी है वो स्टॉप हो जाएगी, और जिस दिन दुख की घड़ी प्रारंभ हो जाएगी उस दिन वो सारी चीजें जड़ों से काटना प्रारंभ करती है। तो नीचे गिरता, जब पेड़ नीचे गिरता है तब आवाज आती है, ये पता नहीं चलता है कब नीचे से टूट गया है। ठीक है, तो उस पेड़ को गिराने में, जैसे खड़ा करने में उसको वक्त लगता है, तो गिराने में इतना वक्त नहीं लगता है। एक पेड़ जो होता है उसको वर्षों लग जाता है खड़ा होने में, लेकिन जब वो गिरता है तो 1 मिनट में गिर जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि कब गिर गया। और पेड़ बड़ा होता है तो सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक पेड़ बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यही सिस्टम है, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप प्रिपेयर हो रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, तो सभी लोगों को पता है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कल के दिन अगर आप आगे बढ़ जाते हो और इन चीजों में अगर आप लुप्त हो जाते हो, महिलाओं की बात किया मैंने, दूसरी बात मैंने की अय्यासी की बात की, और तीसरी बात अयोग्यता। अगर आपकी योग्यता नहीं है उस काम करने को, तो उस योग्यता को आप बनाइएगा अपने अंदर। योग्यता का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना? इन लोगों को तलवार चलाना नहीं आता था, अरे पहले के लोगों को सिखाया गया तलवार चलाना, इनको भी सिखाया जा सकता था। इनको सीखना ही नहीं था, इनको तो महिलाओं के साथ में और शराब के नशे में ही अय्यासी करने से वक्त नहीं मिल रहा था। इसलिए इन्होंने शहंशाह यानी कि शासन खो दिया। इन्होंने भारत के सम्राट कहलाया करते थे कोई समय, ये मुगल सम्राट, सुना है ना नाम, मुगल सम्राट। तो इन्होंने अपने 3 कारणों से, अय्यासी से, अयोग्यता से और किससे, महिलाओं के कारण से अपनी राजगद्दी छोड़ दी। राजपूतों के साथ में भी यही हुआ था, पता हो तो आपको। ठीक है, राजस्थान के राजपूत जो शासन करते हैं उनके साथ में भी यही हुआ था परिणाम। तो शासकों का परिणाम यही निकलता है। इसलिए आप एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, शब्द क्या बोल रहा हूं, आप समझ गए होंगे इतना, क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं। तो 12 महीने में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो मेरे इशारे से ही आप लोग समझ जाते हैं मैं कहां बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, इन पर बात की गई, तो इन लोगों को किनसे फुर्सत नहीं मिली, इन चीजों से फुर्सत नहीं मिली। इसके बाद में, ठीक है, इसके ये 3 कारण रहे। इसके बाद में तीसरा कारण लिखिएगा, अमीर सरदारों का पतन। अमीर सरदारों का क्या हो गया, पतन होना प्रारंभ हो गया। तीसरा टॉपिक लिखिएगा, अमीर सरदारों का पतन, यानी कि जो अमीर लोग रहा करते थे इनके दरबार में, अमीर लोग जो रहते थे उनका पतन होना प्रारंभ हो गया धीरे धीरे। लिखिएगा इसमें, इस टॉपिक में लिखिएगा, शाही परिवार के सदस्यों के साथ साथ, यानी कि राजाओं के परिवारों के साथ की बात कर रहा हूं मैं, तो शाही परिवार के सदस्यों के साथ साथ उनके अमीरों का भी पतन हो गया। उनके जो अमीर लोग हुआ करते थे उनका भी पतन हो गया, क्योंकि वो लोग भी अय्यासी में डूब गए। वह विलास जीवन व्यतीत करने लग गए। औरंगजेब के बाद में मुगलों की बहुत बुरा समय आ गया था, क्योंकि अयोग्य लोग क्या करते हैं आपको पता है ना, ये भोग विलास की चीजें ही करते हैं और इसी के कारण सारी चीजें खो देते हैं। तो देखिएगा, शाह परिवार के सदस्यों के साथ साथ में उनके अमीरों का भी पतन हो गया।
अमीरों का भी पतन हो गया, वो विलास जीवन व्यतीत करने लगे और अपने स्वार्थ के लिए वो विलास पूर्वक जीवन जीने लगे और अपने स्वार्थ के लिए आपस में गुटबाजी करना प्रारंभ कर दिए और आपस में अपना स्वार्थ के लिए आपस में गुटबाजी करना प्रारंभ कर दिए और अमीर अयोग्य और चरित्रहीन हो गए और धीरे धीरे अमीर लोग क्या हो गए, चरित्रहीन और अयोग्य हो गए। मैंने बहुत सोच समझ के शब्दों का यूज किया है, मैंने यहां पर सीधा नहीं लिखा है क्योंकि यूपीएससी आपको सीधा जवाब नहीं मांगेगा। सवाल ऐसे शब्द आपको इस्तेमाल करने हैं कि आपको पता चले। यहां पर मैंने चरित्रहीन लिखा है, यहां पर अयोग्य। चरित्रहीन का मतलब आप समझते हैं क्योंकि इस लाइन का अर्थ कुछ था, इस पैराग्राफ का अर्थ कुछ था। मैंने यही चीज नोटिस की थी कि एनसीईआरटी बुक में से चीजें क्या लिखनी है, कंटेंट क्या तैयार करना है, तो एक पैराग्राफ को एक लाइन कैसे बनानी है। और यूपीएससी की दृष्टि से मैं यानी कि एग्जामिनर को लगे कि वाक्य में यूपीएससी की तैयारी करके आया बंदा। तो देखो यहां पर अमीरों की अयोग्य और चरित्रहीनता की बात की है मैंने, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। चरित्रहीन का मतलब जो उनके कहने का मतलब इस पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको समझा देता हूं, एक बार पढ़कर मैं आपको बता देता हूं सामने से, ठीक है। तो देखिएगा इसका मतलब यह था कि अमीर लोग जो हुआ करते थे उनके जो नीचे काम करते थे मजदूर लोग काम करते थे, यानी कि जिस प्रकार से किसान वर्ग हुआ करता था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में से महिलाओं के साथ में और जो अविवाहित जो लड़कियां हुआ करती थी उनके साथ में ऐसी घटनाएं घटित हुआ करती थी जिनका बयान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। इसी के कारण वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसी के कारण उस शब्द का चरित्रहीनता का प्रयोग किया जाता है। और चरित्रहीन शब्द का मतलब होता है कि उस व्यक्ति का जीवन में वो क्या नहीं कर सकता, यानी कि तरक्की करने लायक नहीं था। कहने का मतलब वो भ्रष्ट व्यक्ति था, ठीक है, उसके आचरण विचार ठीक नहीं थे, ठीक है। तो मैंने इस चीज को जो है चरित्रहीनता से दर्शाया। और दूसरा शब्द मैंने लिखा कि अयोग्य, अमीर लोग अयोग्य हो गए। क्योंकि अमीर लोग अयोग्य इसलिए हो गए क्योंकि वो विलास पूर्वक जीवन तो पहले भी जीते थे। अमीर लोग ऐसी बात नहीं है, औरंगजेब के समय में भी विलास पूर्वक जीवन जिया करते थे, लेकिन वो किसी दूसरे की बहन बेटियों पे ज्यादा नजर नहीं दिया करते थे, मतलब नजर नहीं मारा करते थे। और कभी कभार गलती हो जाया करती थी तो दरबार में उनकी वाट भी लगा दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब वाट लगाने वाला कोई था नहीं, तो उनके परिवार के जितने भी लोग थे वो अयोग्य होने के कारण क्या करने लगे, मतलब कमजोर वर्ग को, अयोग्य उस व्यक्ति को कहते हैं जो कमजोर व्यक्ति पर प्रहार करे। कहते हैं ना भी, महिलाओं पे कोई हाथ उठा लेता है तो कहते हैं ना कि बराबरी का अगर पुरुष होता है उस पे हाथ उठा के देखता है, इसको पता चलता। अयोग्य व्यक्ति है ये, क्या है, अयोग्य व्यक्ति है। अयोग्य का मतलब क्या हुआ कि आप अपने बराबरी के व्यक्ति से नहीं बढ़ सकते। आप छोटे या कुचले हुए या दबे हुए या फिर निम्न वर्ग के व्यक्ति पर ही आप अपना हक और क्या कर सकते हो, अपना रोब झाड़ सकते हो, ठीक है। तो यही बात है बेटा। तो देखिएगा आर्थिक पतन भी हो गया उसी समय। आर्थिक पतन क्यों हुआ इसका कारण मैं बताऊंगा। क्योंकि दरबार में रहने वाली महिलाएं जो हुआ करती थी, जो नाटककार हुआ करती थी, जो सभाएं हुआ करती थी, वो महिलाओं ने बहुत अय्याशी की और बहुत धन लूटा उन लोगों से, इसलिए वो लोग क्या हो गए थे, गरीब भी होते चले गए थे। तो इनकी कहानी आगे सुनेंगे। आज की कहानी में यहीं पर समाप्त करता हूं। 3 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। और अगर इसी अंदाज में अगर आपको कोई भी चीज बुरी लगी हो तो उसके लिए समझ आता हूं, कोई भी शब्द बुरा लगा हो तो उसके लिए समझ आता हूं, लेकिन इतिहास है, पढ़ाना पड़ेगा मुझे। और वैसे मैं बहुत शॉर्ट शब्द यूज करता हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगा, किसी भाई बहन को, क्योंकि बात हम संप्रदाय की नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जिन शासकों की बात कर रहा हूं उनके बारे में बता रहा हूं। तो साथियों अगली क्लास में फिर मिलूंगा आप लोगों से। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि एनसीईआरटी की क्लास आपको कैसी लगी। फिर उसके बाद में अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब आप लोगों को एक चीज का पता और होना चाहिए कि आपका जो है चलिएगा आपका टेस्ट जो है वो भी बहुत जल्दी प्रारंभ करना है मुझे, क्योंकि आपका सबर का जो पहाड़ था वो टूटने वाला है अब। क्योंकि मैंने आपको काफी समय से कह रहा हूं कि आपके टेस्ट प्रारंभ करूंगा, और ब्रिजेश भाई तो बहुत ज्यादा नाराज ही हो रहे हैं मेरे ऊपर। तो ब्रिजेश जी नाराज मत होइए, टेस्ट बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाला हूं, 1-2 दिन में कर दूंगा, और शायद हो सकता है आज शाम को भी हो जाए, ठीक है। चलिएगा फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अनुमति दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।